हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और वी कुड से बिजनेस इकोनॉमिक्स, और वी कुड से मैनेजरल इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू रिवाइज द शॉर्ट क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन प्रीवियस पेपर। जनरली स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, बट शॉर्ट क्वेश्चन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमने इनको अच्छे ढंग से अटेम्प्ट किया है तो हमारी परसेंटेज, हमारी मार्क्स काफी इम्प्रूव हो सकते हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। So before explaining all these short question, this is my app, Adrissam app, जिसको Google Play Store से बड़ी आसानी के साथ आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दिस ऐप इज रेलेवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल, काफी सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अवेलेबल हैं। इवन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज दे आर आल्सो अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। तो दीज आर दी 10 क्वेश्चन पेपर्स जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, लॉ ऑफ डिमांड, यूटिलिटी, assumption of the indifference curve analysis, law of constant terms, isoquant curves, shutdown point, inclusive oligopoly, जिसको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करेंगे। तो जिस तरह आपने एग्जामिनेशन में लिखना है उसी पैटर्न के अंदर मैंने यहाँ पे बताया है। देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ compete करती हैं और जिनको हम एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट को हम स्थानापन्न भी कहते हैं कि अगर कोई चीज महंगी हो जाती है तो उसकी जगह पे जो सस्ती चीज होती है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे पेप्सी एंड कोका कोला है, तो अगर पेप्सी एक्सपेंसिव हो जाता है तो उसकी जगह पे वी कुड सब्स्टिट्यूट कोका कोला। तो यहाँ हमने पेप्सी खरीदना है तो ये दोनों आपस में compete करते हैं। इफ पेप्सी इज एक्सपेंसिव तो उसकी जगह पे कोका कोला हम परचेज कर लेंगे। अगर एक the demand for one of the commodity increases and the demand for other decreases, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव गुड्स है। तो क्योंकि जैसे पेप्सी एक्सपेंसिव हो गया तो उसकी जगह वी विल सब्स्टिट्यूट कोका कोला। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है दोनों चीजें जो है एक दूसरे को compete करती हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिटिव गुड्स है, क्योंकि अगर हमने एक को परचेज कर लिया तो दूसरे को हम कम परचेज करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये जो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट है या अदर थिंग्स बीइंग इक्वल है, ये लाइन लिखनी बहुत ही जरूरी है कि अगर दूसरी चीजें सत्य रहती हैं तो डिमांड फॉर ए गुड एक्सटेंड विद ए फॉलिंग प्राइस। अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और अगर प्राइस राइज करती है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो डिमांड नीचे आती है, और अगर प्राइस नीचे आती है तो डिमांड ऊपर जाती है। तो ये अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। तो यहाँ पे हम प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप जो है इनवर्स है, कि अगर कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड कम हो जाती है, और अगर कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। The law of demand states the amount demanded increase with a fall in the price and diminishes when price increase, other things remaining equal. ये जो definition है it is given by Marshall. Second definition जो है that is given by Bilas. The law of demand states कि law of demand हमें बताता है कि other things equal, अगर दूसरी चीजें constant रहती हैं उनके अंदर changes नहीं आती, तो उसी तरह क्या होगा कि अगर प्राइस लो होती है तो डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर हायर होती है तो प्राइस कम हो जाएगी। तो थर्ड क्वेश्चन इज यूटिलिटी। हम चीजें क्यों खरीदते हैं? कि वो हमारी जरूरतों को सेटिस्फाई करती है। जब भी हम अर्थशास्त्र के अंदर यूटिलिटी की बात करते हैं, तुष्टिगुण की बात करते हैं, तो यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स डिनोट द क्वालिटी इन ए कमोडिटी और सर्विस बाय virtue ऑफ विच आवर वांट्स आर satisfied। हम किसी चीज को क्यों खरीदते हैं या किसी चीज को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो हमारी जरूरतों को पूरा करती है। तो जो चीजों के अंदर हमारी जरूरतों को पूरा करने की शक्ति होती है उसको हम तुष्टि गुण कहते हैं। वॉट सेटिस्फाई पावर ऑफ ए गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू जेवंस, यूटिलिटी रेफर टू द एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। जहाँ पे क्योंकि चीजों के अंदर क्वालिटी होती है वो हमारा पर्पस सॉल्व करती है। यूटिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड टू सेटिस्फाई ए वांट।
assumption of the indifference curve analysis। जो इंडिफरेंस कर्व है जो कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है, तो इसकी assumptions क्या है, मान्यताएं क्या है, कंडीशंस क्या है। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो रैशनल है, विवेकशील है, जिसका उद्देश्य क्या है कि जो उसकी लिमिटेड इनकम है उससे वो अपनी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। कंज्यूमर वुड लाइक टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ द टोटल इनकम। और ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे हम बता सकते हैं ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये हमारी सेकंड प्रेफरेंस है। एक कंज्यूमर कैन डिटरमिन हिज प्रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फेक्शन derived फ्रॉम डिफरेंट गुड्स और देयर कॉम्बिनेशन। यूटिलिटी को हम ऑर्डिनल नंबर के, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये सेकंड प्रेफरेंस है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे इंडिफरेंस कर्व जो है दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन को बताता है। अगर हमने एक्स को ज्यादा लेना है तो वाई को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो शुरू के अंदर जब हम जैसे जैसे एक यूनिट एक्स का लेते हैं तो पहले हम वाई के ज्यादा यूनिट छोड़ते हैं, फिर उसके बाद वाई के कम यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं। तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये कम होता रहता है। इंडिफरेंस का अज्यूम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट स्टिमुलेशन। अगर एक कमोडिटी का स्टॉक बढ़ता है तो जो दूसरी कमोडिटी जिसको वो सेक्रीफाइस कर रहा है वो पहले से कम यूनिट छोड़ने को तैयार होता है। assumption ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ट्रांजिटिविटी। ये एनालिसिस अज्यूम करता है कि जैसे कंज्यूमर ए कॉम्बिनेशन को प्रेफर करता है बी कॉम्बिनेशन को के मुकाबले में और बी को सी के मुकाबले में, इसका मतलब है कि वो ए को सी के मुकाबले में प्रेफर करेगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट कि जो उसका प्रेफरेंस है वो इनकम और प्राइसेस से इंडिपेंडेंट है। प्राइसेस और इनकम जो है उसकी प्रेफरेंस को इफेक्ट नहीं करती। और उसी तरह उसका जो प्रेफरेंस का जो अ, उसका जो स्केल है वो किसी दूसरे कंज्यूमर के स्केल ऑफ प्रेफरेंस से भी जो है प्रभावित नहीं होता। उसी तरह नॉन स्टेडी, देखो कंज्यूमर जो है जितनी उसको क्वांटिटी चाहिए उससे ज्यादा नहीं रखता, क्योंकि वो कभी भी लेवल ऑफ स्टाइटी सेटिस्फेक्शन तक नहीं पहुंचता। हाँ ये है कि कंज्यूमर जो है लेस क्वांटिटी की बजाय ज्यादा क्वांटिटी प्रेफर करता है। और उसी तरह कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन, अगर वो ए को बी के मुकाबले में प्रेफर करता है तो हर सिचुएशन के अंदर ही विल बी प्रेफरिंग ए एज कम्पेयर टू बी। तो ये नहीं कि किसी सिचुएशन में उसने बी को प्रेफर कर लिया, हर सिचुएशन के अंदर वो ए को ही प्रेफर करेगा। तो उसकी सिलेक्शन के अंदर जो मतलब चीजों जो कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी रहती है। उसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। देखो जो लॉ ऑफ डिमांड है ये हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है। ये क्वालिटेटिव फिनोमिना है कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। बट प्राइस के अंदर अगर इतना प्रतिशत चेंज होता है तो डिमांड में कितने प्रतिशत चेंज होता है वो हमें लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। तो जेएस मिल एंड कॉर्नर थे जो अर्ली इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रेफर किया था, बट एक्चुअल में इसको डेवलप किया है मार्शल ने। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है, टेक्निकल कंसेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि व्हाट इज द रिस्पांस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन अदर वेरिएबल। जैसे डिमांड है, प्राइस चेंज हो जाती है तो डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इनकम के अंदर चेंज आती है तो डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, या सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइसेस के अंदर चेंज आती है तो उसकी डिमांड के ऊपर क्या चेंज आता है। तो इलास्टिसिटी जो है दैट इज द मेजर ऑफ द रिस्पांस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन द अदर वेरिएबल। जो दूसरे वेरिएबल में चेंज आती है तो उसके रिस्पांस में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर कितनी चेंज आती है। तो डिमांड फॉर ए गुड किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, कंज्यूमर की इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। जो रिलेटेड गुड्स होती हैं जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, उनकी प्राइसेस के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है कि हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड, कि कितना और जो अगर हमारी प्राइस के अंदर या इनकम के अंदर या रिलेटेड गुड्स की प्राइस के अंदर चेंजेस आती हैं तो डिमांड में कितनी चेंजेस आती हैं। Dooley has defined the elasticity of demand where the responsiveness of the quantity of a good to change in its price, price of other goods and the changes in the consumer's income। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कि जो डिमांड है
उसके अंदर प्राइस की वजह से या अदर गुड्स की प्राइस की वजह से या कंज्यूमर की इनकम के अंदर चेंज आने से क्या रिस्पॉन्स आता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इट इज ऑफ थ्री टाइप्स: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को, जैसे शॉर्ट रन के अंदर फिक्स फैक्टर्स होते हैं, अगर हमने प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें वेरिएबल फैक्टर को चेंज करना पड़ता है। तो जब हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं, फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन करते हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो हमारा टोटल आउटपुट है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है, और वहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है कांस्टेंट होता है। उसी तरह क्या है कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो भी कांस्टेंट रहती है। इस लो को हम कॉस्ट की उसमें भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट भी जो है, क्योंकि जब हम एडिशनल चीजें प्रोड्यूस करते हैं तो एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट जो है कांस्टेंट रहती है। Constant turn to factor occurs when additional application of variable factor increases output only at a constant rate. कि जब हमने वेरिएबल फैक्टर को यूज किया तो आउटपुट जो है कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज होता है। और उसी तरह क्या है कि मार्शल के मुताबिक इफ द एक्शन ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग टर्म बैलेंस हो जाते हैं तो हमें यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट टर्म मिलता है। तो लॉ जो है कांस्टेंट टर्म, जहाँ पे आउटपुट जो है कांस्टेंट रेट पे बढ़ता है और जो एडिशनल चीजें हम मैन्युफैक्चर करते हैं कांस्टेंट कॉस्ट पे इंक्रीज होती है। एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो कांस्टेंट होती है। आइसोसेकेंड कर्व जो है टेक्निकल रिलेशन है, ये हमें बताता है कि इनपुट को हम आउटपुट के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमें बताता है कि जो गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट है उससे हम मैक्सिमम आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो आइसोसेकेंड कर्व होता है जिसके अंदर हम लेबर एंड कैपिटल का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो यहाँ पे हम लेबर लेते हैं एक्स एक्सिस पे, इस पे हम कैपिटल लेते हैं। ये आईसी कर्व है, जैसे मान लो ये 100 कि इसके अंदर हम कोई भी कैपिटल एंड लेबर का आउटपुट रेशियो ले लें, जो प्रोडक्शन रहेगी वो 100 यूनिट्स की रहेगी। आइसोसेकेंड कर्व इज दैट कर्व व्हिच शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर इनपुट्स yielding the same amount of input। चाहे हम ये कॉम्बिनेशन ले लें, चाहे हम ये कॉम्बिनेशन ले लें, लेकिन प्रोडक्शन जो है इसके अंदर 100 यूनिट्स ही रहेगी। आइसोसेकेंड कर्व जो है इक्वल प्रोडक्ट भी कहा जाता है, आइसो प्रोडक्ट भी कहा जाता है, या प्रोडक्ट इंडिफरेंस कर्व भी कहा जाता है। Isoquant curve may be defined as a curve showing the possible combination of two variable factors that can be used to produce the same total product। Isoquant curve जो है हमें वो सारे लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन बताता है जिनको यूज करके हम एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। मार्केट प्राइस, देखो यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है, जब भी हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो जो उस वक्त प्राइस एग्जिस्ट करती है दैट इज नोन एज ए मार्केट प्राइस, दैट इज द रियल प्राइस। मार्केट प्राइस इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विच प्रिवेल इन द मार्केट एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो मार्केट प्राइस जो होती है ये डिमांड से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है एज कम्पेयर टू दी सप्लाई। ये तो हमें पता है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं वहां पे प्राइस निर्धारित होती है। बट मार्केट प्राइस के अंदर जो डिमांड का रोल होता है ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। शट डाउन पॉइंट, देखो शट डाउन पॉइंट जो है एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे फर्म जो है वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा। देखो जो फर्म है शॉर्ट रन के अंदर वो अपना एज लॉन्ग एज कि अगर वो बंद भी कर देती है तो भी उसको फिक्स कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, तो उसकी कोशिश होती है कि उसको मिनिमम लॉस लगे, और ये मिनिमम लॉस जो होता है फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। तो फर्म की प्राइस कम से कम इतनी होनी चाहिए ताकि उसकी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर सके। अगर उसकी प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे चली जाती है तब वहां पे वो स्टॉप कर देती है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट है 5, वेरिएबल कॉस्ट है 6, टोटल कॉस्ट है 11। अगर हम वैसे देखें तो हमें लगेगा प्राइस तो 7 मिल रही है, और यहाँ पे भी क्या है कि ये जो प्राइस है वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है, तो यहाँ पे हमारा जो लॉस है वो सिर्फ 4 रुपए का ही हो रहा है। तो हमारी कोशिश होती है शॉर्ट रन के अंदर लॉस को मिनिमाइज करने की, तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू करना चाहिए। अगर प्राइस हमारी 6 हो जाती है तो भी हम, क्योंकि ये शट डाउन पॉइंट हो गया कि यहाँ पे हमें लॉस कितना लग रहा है, ओनली 5 का। बट अगर हमारी प्राइस 5 हो जाती है तो इट मीन्स कि हमें लॉस जो लगेगा एक तो फिक्स कॉस्ट का लगेगा, एक हमें वेरिएबल कॉस्ट का लगेगा।
तो अगर प्राइस जो है वेरिएबल कॉस्ट से नीचे चली जाती है तो उसके बाद हमें स्टॉप कर देना चाहिए। कोल्यूसिव ओलिगोपोली। देखो, कोल्यूसिव ओलिगोपोली वो मार्केट की फॉर्म होती है जहाँ पे जो राइवल फॉर्म्स होती हैं एक कार्टेल बना लेती हैं ताकि कंपटीशन को अवॉइड किया जा सके। तो यहाँ पे जो कार्टेल बना होता है एक दूसरे के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया होता है, तो उसी के मुताबिक वो प्राइस और आउटपुट पॉलिसी जो है उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे जो है फॉलो करती हैं। इन केस ऑफ कोल्यूसिव ओलिगोपोली, राइवल फॉर्म follow price and output policy according to terms and conditions which are mutually agreed upon। तो कोल्यूसिव के अंदर वो कार्टेल बन जाती है, एक एसोसिएशन बन जाती है जिसके अंदर होता है कि हमने एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करना, जैसे प्राइस फिक्स कर लिया कि इस प्राइस से नीचे हमने सेल नहीं करना। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन वहां पे फिक्स होती है उसी के मुताबिक काम किया जाता है।